नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात के मोरबी में टूटा केबल पुल हादसे में 141 से ज्यादा लोगों की मौत, रेस्क्यू में लगे आर्मी एयरफोर्स के जवान। आरटीआई में बड़ा खुलासा, केजरीवाल सरकार की शराब नीति से दिल्ली को हुआ 2500 करोड़ का नुकसान। केजरीवाल ने फोड़ा एलजी पर सारा ठिकरा। क्या करेगा बीएमसी के कामों का ऑडिट, सीएम शिंदे ने दिए आदेश। उद्धव के लिए खड़ी हो सकती हैं मुसीबतें। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा मौजूदा नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीनता सीएए। पाक सेना को कोस रहे इमरान का यू टर्न, अब बोले मजबूत करने के लिए की गई आलोचना। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे गुजरात में हुए एक दर्दनाक हादसे की। गुजरात के मोरबी में नदी पर बने केबल ब्रिज के टूटने से 141 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग नदी में गिर गए। ब्रिज पर लगभग 500 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही सरकार ने हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। डॉक्टर साहब, हादसे के पीछे कहीं कोई साजिश? देखिए, साजिश नहीं, मूर्खता अधिकारियों से हुई, प्रबंधन से हुआ, और जो लोग वहां पे पहुंचे थे। आप इस तरह का मिसमैनेजमेंट करेंगे? टिकटें आप देकर के लोगों को अंदर भेज रहे हो, वहां कोई व्यवस्था नहीं होगी। आप लोगों से टिकट ले रहे हो, इस मोरबी के इस पुल का पूरी तरीके से आप प्रचार प्रसार कर रहे हो कि ये कोई पर्यटन स्थल है, तो एक तो चूक कही जाएगी कि वहां के प्रबंधन से, अधिकारियों से, और उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। कैसा तो नहीं होगा कि भाई टिकट कट रहा है तो उसका मतलब आप वहां पे भीड़ को जाने देंगे। दूसरी तरफ लोगों की भी जिम्मेदारी है। जहां 25, 30, 40, 50 लोग ही उस पुल पे कंफर्टेबली जा सकते हैं, भीड़ लेके चले गए आप अंदर, और वीडियोज आ रहे हैं, वो दिख रहा है। कोई उस हैंगिंग ब्रिज को हिलाने की कोशिश कर रहा है। आप अफरा तफरी, सेल्फी लेने की मार लगी हुई, फोटोग्राफ लेने की मार लगी हुई, एक तो अलग बीमारी। तो इसमें सबका दोष है, और इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए सख्ती अपनाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई पर्यटन स्थल बनाते हैं तो वहां आप एनआरकी वहां पे आप लगा देंगे। भीड़ तो इतनी थी, पुल नहीं टूटा होता तो वहां स्टैम्पीड होता, कुछ न कुछ होता जरूर। लेकिन अब जिस तरीके से इस मसले को सीरियसली लिया जा रहा है, कल प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां जाकर के चीजों को देखने वाले हैं। लोगों को कंपनसेशन दिया जा रहा है, लेकिन कंपनसेशन से क्या होगा? जिसके घर से किसी की मौत हुई है, ये पैसे से तो उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी सरकार प्रोएक्टिव है, और चीज़ों को कहाँ गड़बड़ी हुई, कौन दोषी है, उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट दिया जाए। यही सरकार की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जहां गुजरात से दर्दनाक खबर सामने आई है, वहीं दिल्ली में केजरीवाल को भी बड़ा झटका लगा है। आरटीआई ने केजरीवाल की पोल खोल दी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार की शराब नीति से सरकारी खजाने को करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं केजरीवाल ने शराब नीति में घोटाले का ठिकरा एलजी पर फोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, आरटीआई का कितना बड़ा खुलासा? देखिए, आरटीआई ने तो वही बताया जो पूरी दिल्ली जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि इस केजरीवाल ने शराब के जरिए दिल्ली वालों को लूटा ही, और अपने जेबें जो हैं इसने गरम की। और तो और इसने इस शराब से कमाई हुई काले पैसे को इसने पंजाब और गोवा में चुनाव में खर्च किए। ये तो उनके लोग ही कह रहे हैं। 2-3 लोग जेल के अंदर चले गए। अब देखिए,
आरटीआई ने कहा कि 2500 करोड़ का नुकसान हुआ। मतलब ये केजरीवाल जब तक इस सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई थी, जब तक इसने अपने ही इस फैसले को निरस्त नहीं किया था, यही संजय सिंह, यही फ्रॉड का पूरा जो गैंग है, टेलीविजन चैनल पे आकर के कह रहे थे क्या बकवास कर रहे हो, 1350 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, 1350 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा हुआ है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। मतलब तुम्हारे नेता टेलीविजन पे आकर के झूठ बोल रहे हैं। और ये बात मैं आपको बताऊं, ये बात हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनलों और मीडिया वालों को पूछना चाहिए। कैपिटल टीवी बार बार इस बात को कहता है, ये जो केजरीवाल गैंग है ये 5 सेंटेंस में 3 बातें झूठ बोलता है अक्सर, लेकिन मीडिया वाले उसको बाकायदा उस खबर का उसका एक्सरे नहीं करते। उनके बयानों को एक सच के रूप में जनता के सामने पेश किया जाता है। तो ये जवाब देगा केजरीवाल कि तुमने ये किस तरह की नीति बनाई। एक तो इलीगल, जो सरकारी कमेटी ने आपको कहा कि भाई ये काम करना चाहिए, उसको आप दरकिनार करके अपने से आप बनाते हो और उसके बाद घाटा हो जाता है। मुनाफा किसको हुआ? ये 2500 करोड़ रुपए, ये जो घाटा दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता को, तो मुनाफा किसको हुआ? मुनाफा केजरीवाल के यारों को हुआ, उसके दोस्तों को हुआ और शराब माफिया का हुआ। चुनाव नज़दीक है, दिल्ली की जनता को इस तरह के भ्रष्ट सरकार नेताओं को जवाब जरूर देगी। जी डॉक्टर साहब, तीसरी खबर में बात करेंगे शिंदे सरकार के बड़े फैसले की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आदेश दिया है कि बीते 2 सालों में बीएमसी में हुए कामकाज की जांच कैग के जरिए करवाई जाए। ये कार्यकाल कोरोना महामारी का वो दौर था जब ज्यादातर लोग घर पर थे और बीएमसी अपनी तरफ से कोरोना मरीजों का इलाज और उनकी देखभाल करने में जुटी थी। राज्य सरकार को इस बात का संदेह है कि कोरोना के नाम में बीएमसी में बड़ा घोटाला हुआ है। इसी बात को लेकर अब इस जांच के आदेश जारी किए गए हैं। डॉक्टर साहब, शिंदे के इस फैसले से उद्धव ठाकरे को कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, रावण मरता नहीं। विभीषण ने बताया कि कहाँ पे वाण लगना चाहिए, कि रावण के नाभि में तीर लगेगा तभी मरेगा, अदरवाइज तो उसके तो 10 सिर हैं, सिर आप काटते जाओगे दूसरा आ जाएगा, मरेगा नहीं वो। तो एकनाथ शिंदे ये तो उस सरकार के हर क्रियाकलापों से वाकिफ हैं। ये तो बीएमसी में किस तरीके से दिन के उजाले में भ्रष्टाचार होता है। मैं आपको बता दूं, बीएमसी 2 चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में नामी है। एक कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वो नगर निगम है, उसके बजट जो है बहुत सारे राज्य सरकारों से ज़्यादा है, इतना बड़ा वो नगर निगम है। अब दूसरी चीज़, जितना बड़ा नगर निगम है उतनी ही लूट खसोट वहाँ होती है। भ्रष्टाचार का वो सबसे बड़ा अड्डा है और मुख्यमंत्री इस वक्त वो है जिस पार्टी के द्वारा इस नगर निगम को 25 सालों से चलाया जा रहा है। तो वो तो वाकिफ है हर चीज से। जांच अधिकारियों को तो वो ऐसी ऐसी चीजें बता सकते हैं जो उद्धव ठाकरे को भी नहीं मालूम होगा। मतलब ये सीएजी के द्वारा जो जांच कराया जा रहा है ये पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके बीएमसी में जो कामकाज करने का या यूं कहें भ्रष्टाचार करने का जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है उसको एक्सपोज करने के लिए इस तरह की जांच के आदेश दिए गए हैं। बहुत बड़ी हानि उद्धव ठाकरे का इंतजार कर रही है। जी डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए की याचिकाओं में हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने सीएए का बचाव किया। कोर्ट ने नोटिस देकर सरकार से अपना रुख साफ करने को कहा था। केंद्र ने दलील दी है कि सीएए नागरिकों के लिए एक उदार भाव रखने वाला कानून है। इसके साथ ही कहा है कि सीएए कुछ देशों के विशिष्ट समुदाय के लिए एक माफी के तौर पर कुछ छूट देना चाहता है। डॉक्टर साहब, सीएए पर बहस खत्म क्यों नहीं हो रही? देखिए, सीए पे बहस खत्म हो जाएगी तो ये जो सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले नेता,
ये मौलवी मौलाना, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथी, इनको पैसे कहां से आएंगे? मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करना है, उसको धंधा बनाना है, यही तो इनका काम है। सीएए एक ऐसा कानून है जो हिंदुस्तान के नागरिकों पे अप्लाई ही नहीं होता। ये कानून अप्लाई होता है किस पे? तो ये कानून अप्लाई होता है पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो है, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी है, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी, जो सताए हुए लोग हैं, जिनके ऊपर रिलीजन के नाम पे वहां पे दमन किया जाता है, उनके लिए बनाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान के मौलवी मौलाना, ये कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल और दलाल पत्रकारों का ये जो पूरा जत्था है, उसने ये कह दिया, ओ माय गॉड, ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस सीए से क्या लेना देना? और ये पहुंच गए कहां? ये पहुंच गए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी लगता है बहुत वक्त है इनके पास। भाई, प्राइमा फेसी कोई केस नहीं है इसमें। शाहीन बाग का आंदोलन सीए के नाम पे हो गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन ये जो कबाल है, ये जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के संविधान को दरकिनार करके सरिया लागू करवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एक धंधा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई सरकार अपनी बात आप रखें। और ये किस बात की चर्चा हो रही है कि ये इल्लीगल है। ये इल्लीगल इसलिए बताया जा रहा है कि भाई ये चाहते कि पाकिस्तान के मुसलमानों को भी आप जो है इनविटेशन भेजिए कि भाई हिंदुस्तान आ जाओ। बांग्लादेश के भी मुसलमानों को चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान आ जाओ। अरे भाई क्यों? ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद, ये धंधा चलाने वाले लोग जो सेक्युलरिज्म का धंधा करते हैं, उनके द्वारा संचालित है। इस केस में कोई दम नहीं है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान में इमरान खान के यू टर्न की। पाकिस्तान में सेना और खुफिया संगठन आईएसआई की आलोचना करके राजनीतिक दलों और संगठनों के निशाने पर आए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सेना को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करना चाहती है। उनकी आलोचना का मकसद सेना को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उसे मजबूत और बेहतर बनाना है। वहीं भारत का जिक्र करते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत गलत फहमी में ना रहे, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान ने फिर क्यों पलटी मार दी? देखिए, पाकिस्तान के बारे में कोई भी जिक्र करना, चर्चा करना बेवकूफ़ी है। रीज़न मैं बता दूं, ये पता नहीं ये क्या वहाँ चल रहा है। वैसे जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ तो गृह युद्ध के मुहाने पे आ गया है पाकिस्तान, कोई बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, कोई बहुत बड़ा नेता जेल के अंदर जाने वाला है इमरान खान, शायद उसके पीछे आर्मी लग गई है, आईएसआई लग गई है। जब इतना सब कुछ नहीं हो रहा था, जो इमरान खान कह रहे हैं कि भाई हम सेना के साथ हैं, तो पानी पी पी के उनको गालियां क्यों दे रहे हो? ये आईएसआई के लोगों को, सेना के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सफाई देने की क्यों ज़रूरत पड़ी? और ये क्यों कहा गया भाई इमरान खान भी चोरी चोरी चुपके चुपके मिला करते थे, चीफ के साथ बातचीत किया करते थे? और हिंदुस्तान, ये मत भूलना चाहिए पाकिस्तान के नेताओं को कि उनके ही संसद के अंदर, उनके ही लीडर के द्वारा ये कहा गया कि जब अभिनंदन उस पाकिस्तान के टेरिटरी में जा गिरा, जब उन्हें आपने पकड़ लिया, 24 घंटे का वक्त दिया गया था और ये जनरल बाजवा ये कांप रहे थे कि 24 घंटे के अंदर छोड़ दो, वरना मोदी जो कोई एक्शन लेगा उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। मतलब एक दिन भी लड़ने की हैसियत पाकिस्तान की सेना को हिंदुस्तान के साथ नहीं है। ये हवाबाजी करते हैं, पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इसलिए जब हिंदुस्तान का नाम सामने आता है, ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान की सरकार ने ही प्रधानमंत्री मोदी के खौफ से 24 घंटे से पहले ही
विंग कमांडर अभिनंदन को बॉर्डर तक छोड़ के आए थे। बालाकोट हो गया, क्या कर लिया आर्मी ने? हम घुस के मार रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, घिघी बन गई। हम आर्मी के साथ हैं। आर्मी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट और हिंदुस्तान के साथ वो किसी भी प्रकार का पंगा लेने की हैसियत में नहीं है। आज की तारीख में इकोनॉमिकली पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है और वहां की आर्मी वो तालिबान से तो जीत ही नहीं सकती। हिंदुस्तान की तो बात ही कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।